जय हिंद। कैसे हैं आप? जो हमारी प्रीवियस क्लास थी वहाँ पर हमने अशोक से संबंधित जो बेसिक जानकारी थी, जो इन्फॉर्मेशन थी, वह देखी थी। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो यहाँ पर जो सारी चीज़ें होंगी वह हम कवर करेंगे, जो हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट होंगी। आज जो हमारी आगे की क्लास है उसमें हम देखेंगे शिलालेखों के बारे में। जैसा कि जो हमारी प्रीवियस जो क्लास थी वहाँ पर हमने शिलालेखों के जो टाइप्स थे, जो अभिलेख के जो टाइप्स थे वह देखे थे, और यह भी देखा था कि अशोक पहला शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से जनता के बीच अपने आप को प्रेजेंट रखा था, या हम कह सकते हैं जनादेशों को जनता के बीच पहुंचाने का जो काम था वह उसने अभिलेखों के माध्यम से किया था। उन्हीं अभिलेखों को हमने कई जो भाग होते हैं उनमें डिवाइड करके देखा था। शिलालेख के बारे में हमने देखा था, लघु शिलालेख के बारे में देखा था हमने कि इनकी जो व्याख्या है वह किस तरीके से करते हैं। फिर हमने स्तंभ लेख, लघु स्तंभ लेख, फिर गुहा लेख के बारे में समझा था। आज हम देखेंगे कि कौन से शिलालेख किन स्थानों से प्राप्त हुए हैं और उनकी क्या खासियत है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, संभावना प्रबल होती है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की। लगभग हम कह सकते हैं हर एग्जाम में इस टॉपिक से या इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम शुरुआत करेंगे कि अशोक के जो वृहद शिलालेख हैं जो हमें 8 स्थानों से मिले हुए हैं। कौन से वृहद शिलालेख? अशोक के जो वृहद शिलालेख हैं वह हमें 8 स्थानों से मिले हुए हैं, और जो इनकी जो खासियत है वह भी हम देखेंगे। तो पहले तो हम यह समझेंगे कि अशोक के अभिलेखों के बारे में हमें कैसे पता चला। क्या हम कह सकते हैं हमारा जो समाज था या हम लोग वो अशोक के बारे में पहले से जानते थे? तो यहाँ पे पता चलता है कि हम लोगों को अशोक के बारे में पहले नहीं पता था। अशोक के बारे में जो हमें पता चलता है वह कैसे पता चलता है? तो वह पता चलता है अंग्रेजों के माध्यम से। तो अशोक के जो अभिलेख जो होते हैं उन्हें सबसे पहले जो खोजता है वह एक अंग्रेज होता है, टी फैंथलर, जो 1750 ईस्वी में अशोक के अभिलेखों की खोज करता है। हालांकि तब उन्हें पढ़ा नहीं जा सका, क्योंकि जो उनकी जो भाषा होती है, या हम कह सकते हैं कि जो अशोक के जो अधिकांश जो अभिलेख हैं वह हमें किस भाषा में मिलते हैं? वह हमें प्राकृत भाषा में मिलते हैं, और जो उनकी लिपि है वह ब्राह्मी लिपि है। तो अशोक के अभिलेखों को उस टाइम पढ़ा नहीं जा सका। हालांकि आगे जाकर 1837 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा अशोक के अभिलेखों को पढ़ा जाता है। तब भारतीयों को पता चलता है कि उनके द्वारा अतीत में एक महान शासक को, हम यह कह सकते हैं एक महान शासक के द्वारा भारतीय इतिहास को एक नई दिशा दी गई थी। तो अशोक के अभिलेख को की जो खोज थी वह किसने की थी? तो अशोक के अभिलेख को खोजा था टी फैंथलर ने। टी फैंथलर ने कब? 1750 में। और जिस अभिलेख को खोजा था वह कौन सा था? दिल्ली टोपरा का जो अभिलेख था। दिल्ली टोपरा अभिलेख, स्तंभ लेख है। तो अशोक के अभिलेख को अंग्रेजों ने कह सकते 1750 ईस्वी में दिल्ली टोपरा का जो स्तंभ लेख है उसकी खोज टी फैंथलर के द्वारा की जाती है। तब भारतीयों को, अंग्रेजों को अशोक के बारे में पता चलता है। इसे पढ़ा, हालांकि तब इसे पढ़ा नहीं जा सका। आगे जाकर 1837 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा जो अशोक के जो अभिलेख होते हैं उन्हें पढ़ा जाता है। तो वह अभिलेख जो होता है जिसे पढ़ा जाता है वह होता है दिल्ली मेरठ का अभिलेख। दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख। तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा 1837 में अशोक का जो अभिलेख होता है, जिसे हम दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख के माध्यम से आगे हम देखेंगे, उसे पढ़ा जाता है पहली बार। तब पता चलता है कि भारतीयों के द्वारा अतीत में एक जो महान शासक था उसे जन्म दिया गया था, वह था अशोक। तो वहीं से अशोक के बारे में चीज़ों को पता चलता है। फिर आगे जो अभिलेख, जो अन्य जो अभिलेख हैं उनकी भी खुदाई होती है, उनके बारे में भी पता चलता है। तो दिल्ली मेरठ का जो स्तंभ लेख है उसे जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा जाता है। तो यहाँ पे पहले हम यहाँ समझ लें जो अशोक के जो अभिलेख हैं वह किस भाषा में। तो अशोक के जो अभिलेख हैं, अधिकांश जो अभिलेख हैं वह प्राकृत भाषा में है। लिपि कौन सी है? लिपि ब्राह्मी है। पहले तो यहाँ पे हमें अंतर समझना होगा कि भाषा और लिपि में अंतर क्या होता है। भाषा, हम यह कह सकते हैं भाषा को जब लिखित रूप प्रदान किया जाता है तो उसे लिपि कहा जाता है। जैसे हिंदी एक भाषा है, परंतु हिंदी को जो, जैसा कि जो बोर्ड पे जो लिखा है
पीछे हमने जो व्यक्त किया है वह है लिपि। यह लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है। तो अशोक के जो अभिलेख हैं वह है प्राकृत भाषा में, और लिपि कौन सी? ब्राह्मी है। अधिकांश जो अभिलेख हैं प्राकृत भाषा, लिपि कौन सी है? लिपि ब्राह्मी लिपि है। तो आप ये याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसा कि पूछा जाता है कि सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को किसने पढ़ा था, उससे भी डीप पूछा जा सकता है जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के किस अभिलेख को पढ़कर अशोक के बारे में जानकारी प्राप्त हुई थी, तो वो भी पता होना चाहिए हमें। और अशोक के जो अधिकांश जो अभिलेख हैं वह किस भाषा में, यह भी पता होना चाहिए। तो अधिकांश जो अभिलेख हैं वह किस भाषा में है? प्राकृत भाषा। और लिपि कौन सी? ब्राह्मी लिपि है। हालांकि भारतीय जो वर्तमान में जो भारत की जो सीमा है उससे बाहर जो अभिषेक के अभिलेख हैं वह हमें खरोष्ट लिपि में भी प्राप्त होते हैं। आगे हम देखेंगे। अभी तो हम पहले देख लेते हैं वृहद शिलालेख के बारे में। जो बेसिक थी वो जानकारी हमने देख ली है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो आप देख लीजिएगा अच्छे से, बेहतर तरीके से। तो वृहद शिलालेख हैं, ये हमें 8 स्थानों से मिले हुए हैं। इससे हम पता कर सकते हैं कि अशोक की सीमाओं का जो भौगोलिक विस्तार था वह कहाँ तक था, क्योंकि किसी भी राजा के अगर अभिलेख किसी क्षेत्र विशेष में पाए जा रहे हैं तो यह माना जाता है कि उसका उस क्षेत्र विशेष पर आधिपत्य रहा होगा। तो अशोक का जो पहला जो अभिलेख है, जो वृहद शिलालेख है, तो वह सहवाजगढ़ी का अभिलेख है। सहवाजगढ़ी का जो वृहद शिलालेख है वह है, जो कहाँ से मिलता है? पाकिस्तान से मिलता है, पेशावर जिला है। सहवाजगढ़ी और मानसेहरा, ये 2 अभिलेख जो अशोक के हैं वह हमें पाकिस्तान से मिलते हैं। तो मानसेहरा जो है वह कहाँ से मिलता है? पाकिस्तान के हजारा जिले से। इन 2 अभिलेखों की जो खासियत है वह खासियत क्या है कि यह दोनों जो अभिलेख हैं वह खरोष्ठ लिपि में है। खरोष्ठ लिपि। हालांकि क्वेश्चन जो बनता है उसमें यह पूछा जाता है कि अशोक के जो अधिकांश जो अभिलेख, सभी अभिलेख के आधार पर हम देखें, हालांकि आगे जब हम देखेंगे तो अशोक के कुछ अभिलेख ऐसे हैं जो कि हमें आरमाइक और यूनानी लिपि में भी मिलते हैं, परंतु अधिकांश जो अभिलेख हैं जो भारतीय सीमा के बीच में पाए गए हैं, जो वर्तमान जो भारतीय सीमा रेखा है उसके जो अंदर पाए गए हैं वह प्राकृत भाषा ब्राह्मी लिपि में है। लेकिन भारतीय सीमा के बाहर अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान से जो अभिलेख प्राप्त होते हैं उनकी जो लिपि है वह खरोष्ठ लिपि है। तो सहवाजगढ़ी मानसेहरा के जो अभिलेख हैं वह हमें खरोष्ठ लिपि में है, भाषा क्या है? प्राकृत है। कालसी का एक अभिलेख है, वह हमें उत्तराखंड के देहरादून जिला से मिलता है। उत्तराखंड के देहरादून जिला से मिलता है। गिरनार का अभिलेख जो गुजरात से मिलता है, सौराष्ट्र जो प्रांत है वहाँ से मिलता है, गिरनार की पहाड़ियों से। वह कहाँ से है? गुजरात से। तो गिरनार का अभिलेख में मिला है। फिर 5वां धौली और जौगढ़, ये जो 2 अभिलेख हैं ये कहाँ से मिलते हैं? उड़ीसा से। तो धौली जो है वह उड़ीसा के पुरी डिस्ट्रिक्ट में है, और जो जौगढ़ है वह उड़ीसा के गंजाम डिस्ट्रिक्ट में है। तो अब याद रखिएगा, इन्हीं जो 2 अभिलेख हैं जो कि उड़ीसा से मिले हैं, यहीं पर 13वां जो वृहद शिलालेख है, ये हम कह सकते हैं कलिंग युद्ध के बारे में जो विस्तृत जानकारी होती है वह हमें इन्हीं से मिलती है। जो धौली और जौगढ़ के जो अभिलेख हैं वो कहाँ से मिलते हैं? उड़ीसा से मिलते हैं। दोनों जो 2 अभिलेख हैं वह हमें उड़ीसा से मिलते हैं, धौली और जौगढ़। एरागुडी का जो अभिलेख है वह मिलता है हमें आंध्र प्रदेश से, कुरनूल जिला। और सोपारा जो है महाराष्ट्र के थाने से। सोपारा जो अभिलेख है वह हमें कहाँ से मिलता है? महाराष्ट्र के थाने से मिलता है। यह 8वां स्थान आप याद रखिएगा, क्वेश्चन की संभावना प्रबल होती है यहाँ से पूछे जाने की। तो कौन कौन से अभिलेख हैं? सहवाजगढ़ी, मानसेहरा, कलसी जो कि अभी आपने देखा था, सहवाजगढ़ी, मानसेहरा, कालसी का। फिर धौली और जौगढ़ आपने 2 उड़ीसा में देखे। फिर एरागुडी का हमने अभिलेख देखा जो आंध्र प्रदेश में, और एक हमने देखा था सोपारा का जो अभिलेख है वह कहाँ से मिलता है? महाराष्ट्र से मिलता है। और एक था गिरनार का गुजरात से। तो आप ये 8 जो अभिलेख हैं वो याद रखिएगा। इनकी हमने भाषा देखी थी, सहवाजगढ़ी मानसेहरा की जो भाषा है वह क्या है? प्राकृत भाषा है। लिपि कौन सी है? खरोष्ठ लिपि है। फिर आगे हम देखेंगे ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि तक्षशिला और लंघनाज अभिलेख। तक्षशिला और लंघनाज अभिलेख ये कहाँ से मिलता है? जो काबुल से, लंघनाज काबुल से। इनकी जो लिपि है वह कौन सी है? आरमाइक लिपि है। अब आप देख सकते हैं कि अशोक की जो सीमाओं का जो भौगोलिक विस्तार था वह अफगानिस्तान तक था। जैसा कि हम आगे देखें, शेर-ए-कुना का अभिलेख है, जो कांधार का अभिलेख है। शेर-ए-कुना का अभिलेख है, कांधार का अभिलेख है। इसकी खासियत का यह द्विभाषीय अभिलेख है। इसमें क्या यूनानी लिपि और आरमाइक लिपि दोनों का वर्णन मिलता है। तो अशोक का पूछा जा सकता है क्वेश्चन की फॉर्म में, निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा अभिलेख द्विभाषीय अभिलेख है? तो वो शेर-ए-कुना का अभिलेख है, जिसे कांधार अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है। यह कहाँ मिलता है? यह मिला है हमें अफगानिस्तान से। फिर तक्षशिला लंघनाज का भी अभिलेख हमने देखा है, जो किस लिपि में है? आरमाइक लिपि में है। तो हमें जो मोटा मोटा क्या पता चला है
कि अशोक के जो अधिकांश जो अभिलेख हैं वह किस भाषा में है, वह प्राकृत भाषा में। लिपि कौन सी, ब्राह्मी लिपि है। ठीक है। दूसरा पॉइंट हमने क्या देखा है, अशोक के जो कुछ अभिलेख हैं वह खरोष्ट लिपि में भी हैं, जैसे शाहबाजगढ़ी मानसेहरा का जो अभिलेख था उसकी लिपि हमने क्या देखी थी, खरोष्ट लिपि देखी थी। तीसरा हमने क्या देखा, तीसरा जो कि नोट के फॉर्म में लिखा हुआ है, तक्षशिला और लंगनाज के जो अभिलेख हैं वह आरमाई की लिपि में भी हैं। लिपि हमने जैसा कि बताया था, लिपि क्या होता है, किसी भी भाषा को लिखित रूप जो हम प्रदान करते हैं उसे लिपि कहा जाता है। फिर हमने देखा था शेर-ए-कुना का अभिलेख, जिसे कांधार अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है, यह द्विभाषीय अभिलेख है। पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा अभिलेख द्विभाषीय अभिलेख है, तो वह कौन सा है, शेर-ए-कुना का अभिलेख कैसा है, द्विभाषीय अभिलेख है। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई हैं होंगी आपको। हमने क्या देखा था कि अशोक के अभिलेखों की खोज किसने की थी, जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। खोज किसने की थी, टी फैंतलर ने की थी। कब की थी, 1750 में। अब हम आगे देखेंगे वृहद शिलालेख के बारे में। जैसा कि हमने देखा 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं, हालांकि इन पर टोटल 14 पॉइंट लिखे हुए हैं। इन पॉइंटों के बारे में हम आगे देखेंगे, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो 14 पॉइंट हैं यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो 8 स्थान से प्राप्त हुए हैं, उन पर 14 पॉइंट लिखे हुए हैं, जिन्हें हम 14 वृहद शिलालेख के नाम से जाना जाता है। जैसा कि कल हमने बताया था, जो हमारी प्रीवियस क्लास थी उनमें हमने सारी जो चीज़ें थी बस डिटेल से बताई थी। आगे हम देखेंगे लघु शिलालेख के बारे में। जो लघु शिलालेख हैं या शासकीय जनादेश के रूप में भी हम कह सकते हैं, जो इन पर जो उल्लेख मिलता है वह अशोक के प्रशासनिक या हम कह सकते हैं व्यक्तिगत जो जानकारी है वह लघु शिलालेख के बारे में पता चलती है। हालांकि ये जो अभिलेख है लघु शिलालेख लगभग 15 से 17 के करीब में हम वही देखेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हैं, क्योंकि बाकी एक्स्ट्रा पढ़ने से यही होगा कि आपके ऊपर इतिहास, क्योंकि इतिहास में फैक्ट बहुत हैं। अगर हम इतिहास की बात करें, इतिहास में फैक्ट बहुत है। अगर आप फैक्ट के फॉर्म में इतिहास को पढ़ेंगे तो आपके ऊपर एक बर्डन टाइप का महसूस होगा। इतिहास को आप कहानी की तरह पढ़ें, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वह पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं चीज़ें कनेक्ट रहेंगी आपके साथ में। तो हम यहाँ पे देखेंगे लघु शिलालेख के बारे में। तो पहला जो है रूपनाथ का, यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है कि शिलालेख जो भी वहाँ में कहाँ से मिला है, किस स्टेट से मिला है, उसकी विशेषता या खासियत है वह क्या है। तो रूपनाथ का अभिलेख कहाँ से है, मध्य प्रदेश से। गुर्जरा जो अभिलेख है यह पूछा जाता है, यह पूछा गया है, जाता नहीं है, पूछा गया है। तो गुर्जरा जो अभिलेख है वह कहाँ से मिला है, मध्य प्रदेश से मिला है, दतिया जिला है। हालांकि जिला इंपॉर्टेंट इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन याद रखिएगा गुर्जरा अभिलेख है वह कहाँ से मिला है, मध्य प्रदेश से मिला है। फिर मास्की है, नेटूर है, उद्गोलन है, ब्रह्मगिरी है और भाब्रू है और अहरोरा है। तो इसमें मास्की कहाँ से, कर्नाटक से। भाब्रू ये कहाँ से, राजस्थान से, जिसे बैराट अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है, बैराट। ब्रह्मगिरी अहरोरा यूपी में है। अशोक का एक जो लघु शिलालेख है वो हमें यूपी से मिलता है, अहरोरा से। नेटूर है कर्नाटक से, एक मिलता है उद्गोलम, यह भी कहाँ से, कर्नाटक से। तो हमने डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ, डिस्ट्रिक्ट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन जो स्टेट है वह इंपॉर्टेंट है, महत्व रखता है एग्जाम में। तो हमने जो स्टेट है वह देख लिए हैं। पूछा जा सकता है आपसे कि निम्नलिखित में से अशोक का कोई भी शिलालेख उठा के पूछ लिया जाएगा कि वह किस स्टेट में स्थित है, तो हमें पता होना चाहिए। हालांकि अब यहाँ पे हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जो कि इन अभिलेखों से जुड़ा हुआ है। तो अशोक नाम का जो उल्लेख है वह हमें कहाँ से मिलता है, अशोक के बारे में। तो अशोक नाम का उल्लेख हमें मिलता है मास्की से, गुर्जरा से, नेटूर से, उद्गोलन से। गुर्जरा ये है, मास्की, गुर्जरा, नेटूर और उद्गोलन। तो आप याद रखिएगा कि अशोक नाम का उल्लेख हमें मास्की से मिलता है, गुर्जरा से मिलता है, नेटूर से मिलता है और उद्गोलन से मिलता है। तो अशोक, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किन अभिलेखों में अशोक नाम का जिक्र हुआ है, तो मास्की, गुर्जरा, नेटूर, उद्गोलन, ये 4 जो अभिलेख है जहाँ पर हमें अशोक नाम का जिक्र मिलता है। जो भाब्रू शिलालेख है जो कि राजस्थान में पड़ता है, यहाँ से पता चलता है कि अशोक की बुद्ध धर्म में जो आस्था थी, या हम कह सकते हैं बुद्ध धर्म में अशोक की जो आस्था जो व्यक्त थी वह हमें भाब्रू जो शिलालेख है उससे पता चलता है। ठीक है। तो लघु शिलालेख के बारे में यहाँ तक जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इतनी ही अगर हम कह सकते हैं बेसिक जो एग्ज़ाम होते हैं या कुछ अगर अपर लेवल के एग्ज़ाम देखें तो यहीं तक सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। स्तंभ लेख के बारे में देखेंगे, स्तंभ लेख के बारे में देखेंगे। स्तंभ लेख के माध्यम से हम यह समझेंगे कि स्तंभ लेख का मतलब, जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में देखा था कि जो पिलर्स के ऊपर जो अशोक ने अपने अभिलेखों को उत्कीर्ण कराया है पिलर्स के फॉर्म में, तो उसमें क्या है, दिल्ली टोपरा,
जब कितने स्थानों से मिले हैं हमें, यहाँ मिले हैं हमें 6 स्थानों से। इसमें पॉइंट कितने हैं, इसमें 7 पॉइंट हैं, ये याद रखिएगा कि ये इंपॉर्टेंट है। 7 पॉइंट हैं और 6 स्थानों से मिले हैं। तो दिल्ली टोकरा का अभिलेख, दिल्ली मेरठ का स्तंभ लेख, लोरिया अरराज का, लोरिया नंदनगढ़ का, रामपुरवा का और प्रयागराज का जो स्तंभ लेख है। अब यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि जब हम सल्तनत काल में आएंगे तो वहाँ पे एक शासक होता है तुगलक वंश का, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा 2 स्तंभ लेखों को दिल्ली मंगाया जाता है। उसके द्वारा पूरा प्रयास किया जाता है कि इन अभिलेखों को पढ़ा जा सके। हालांकि वह तब पढ़ने में सफल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि भाषा और लिपि पूरी तरीके से अलग होती है। तो दिल्ली और टोपरा और दिल्ली मेरठ का जो अभिलेख है, दिल्ली टोपरा और दिल्ली मेरठ का अभिलेख है, वह फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इन्हें कहाँ मंगाया जाता है, दिल्ली मंगाया जाता है। प्रयास किया जाता है कि इन्हें पढ़ा जा सके, हालांकि वह सफल नहीं हो पाता है। जो दिल्ली टोपरा का जो अभिलेख है, जैसा कि हमने बताया था, टी फैंथलर के द्वारा दिल्ली टोपरा का अभिलेख पहली बार अशोक का अभिलेख खोजा गया था। दिल्ली मेरठ का जो अभिलेख था वह 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। वह प्राकृत भाषा को या हम कह सकते हैं ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में वह सफल हो पाया था। तो दिल्ली टोपरा का, हालांकि इसका जो मूल स्थान है वह मेरठ के आसपास है, मेरठ के आसपास का था। इसे मंगाया कहाँ गया था, दिल्ली मंगाया गया था। दिल्ली मेरठ, इसका भी मूल स्थान क्या था, मेरठ था। जैसे क्या गया था, फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली मंगाया था। अब देखेंगे लोरिया अरराज और लोरिया नंदनगढ़, यह जो 2 अभिलेख हैं, स्तंभ लेख हैं, ये कहाँ से मिलते हैं, हमें बिहार से मिलते हैं। ये हमें बिहार से मिलते हैं, लोरिया अरराज, लोरिया नंदनगढ़। नंदनगढ़ की खास विशेषता है कि इस पर मोर पंख उत्कीर्ण है। मोर पंख इस पर उत्कीर्ण है लोरिया नंदनगढ़ पर। फिर रामपुरवा का जो अभिलेख है, यह कहाँ से मिलता है, यह हमें मिलता है बिहार के चंपारण से, बिहार चंपारण डिस्ट्रिक्ट। इसकी खासियत क्या है, इस स्तंभ लेख की खासियत क्या है कि इसके ऊपर बैल की जो आकृति है वह बनी हुई है। इसकी बैल, एक बैल है वह इस पर बैठा हुआ है ऊपर की ओर, क्योंकि यह एग्जाम में पूछा गया कि निम्नलिखित में से अशोक के किस अभिलेख में उसके शीर्ष पर बैल की आकृति बनी हुई है, तो वह कौन सा है, रामपुरवा का जो स्तंभ लेख है उस पर क्या है, बैल की जो आकृति है वह बनी हुई है। फिर आता है प्रयागराज का स्तंभ लेख, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट स्तंभ लेख है वह कौन सा है, प्रयागराज का स्तंभ लेख। प्रयागराज का स्तंभ लेख की खासियत की क्या है, इसकी खासियत यह है कि जहाँ मूल रूप से कहाँ होता है, कौशाम्बी में होता है, परंतु इसे अकबर के द्वारा कहाँ लाया जाता है, प्रयागराज में लाया जाता है। क्योंकि उसमें अगर देखें तो प्रयागराज का महत्व, इलाहाबाद का जो महत्व था वह अकबर के समय में काफ़ी ज़्यादा था। तो वहीं पर वो क्या करता है, इलाहाबाद के किले का निर्माण भी कराता है। तो जो प्रयागराज का जो स्तंभ लेख है वह कहाँ था, मूल रूप से कौशाम्बी में था, वह लाया कहाँ जाता है, प्रयागराज में लाया जाता है। इसका निर्माण कौन कराता है, अशोक के द्वारा इसका निर्माण कराया जाता है। इसकी खासियत क्या है कि इसी अभिलेख पर हमें किसके बारे में पता चलता है, इसी अभिलेख पर हमें पता चलता है समुद्रगुप्त के बारे में। क्योंकि प्रयागराज स्तंभ लेख पर समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति है जिसे हरिसेन ने रचा था उसके बारे में भी जानकारी पता चलती है। तो वहीं से हमें समुद्रगुप्त के बारे में पता चलता है कि समुद्रगुप्त की जो विजय गाथा थी, आगे हम देखेंगे कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, क्योंकि वह ऐसा शासक था इतिहास में जो, हालांकि अशोक के द्वारा भी जो अपने जीवन काल में एक युद्ध लड़ा गया था वह भी यह जीत गया था, परंतु समुद्रगुप्त ऐसा शासक था जो कि अपने जीवन में अनंत युद्ध लड़ा और एक भी युद्ध नहीं हारा। आगे हम देखेंगे समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ेंगे तो उसका जो वर्णन मिलता है प्रयाग प्रशस्ति में, वह प्रयाग प्रशस्ति किस पे उत्कीर्ण है, प्रयागराज का जो स्तंभ लेख है उस पर। और भी हम देखेंगे प्रयागराज स्तंभ लेख पर जहांगीर का भी वर्णन मिलता है। जहांगीर के साथ साथ रानी विक्टोरिया का भी उल्लेख हमें मिलता है, किस पे मिलता है, प्रयागराज स्तंभ लेख पर। तो आप याद रखिएगा, यहाँ पे लिखा जाए प्रयागराज। तो हमें इस पर किसके मिलता है वर्णन, समुद्रगुप्त का, फिर जहांगीर, विक्टोरिया का जो उल्लेख है वह हमें कहाँ मिलता है, प्रयागराज स्तंभ लेख पर मिलता है। फिर प्रयागराज स्तंभ लेख से यह भी पता चलता है कि अशोक की जो महारानी थी कारुवाकी का, एकमात्र महारानी कारुवाकी का जो उल्लेख है वह भी हमें कहाँ से मिलता है, प्रयागराज स्तंभ लेख से मिलता है। प्रयागराज स्तंभ लेख को ही रानी का भी अभिलेख कहा जाता है, क्योंकि इसमें तो उनकी जो अशोक की जो रानी होती कारुवाकी, उनके द्वारा दिए गए दान का जिक्र मिलता है।
तो इसीलिए इसे रानी का भी अभिलेख कहते हैं। किसे? रानी का अभिलेख, रानी का अभिलेख, क्योंकि इसमें जो अशोक की जो रानी थी कारुवाकी का, उनका हम कह सकते हैं उनका वर्णन हमें इससे मिलता है। फिर हमने जो कह सकते हैं जो सिंगली जो साहित्य हैं या हम कह सकते हैं श्रीलंकाई साहित्य हैं, उसमें यह भी पता चलता है कि जो अशोक था, अशोक की जो पत्नी थी देवी, देवी से जो उनके जो पुत्र और पुत्री जो हुए थे, जो संतान के रूप में, वह थे राहुल और संघमित्रा। वह सिंगली साहित्य से हमें पता चलता है कि अशोक की जो रानी थी देवी थी, उनके जो पुत्र थे राहुल और संघमित्रा, उनके द्वारा भी अशोक ने धर्म प्रचार के लिए, हम कह सकते हैं बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, अपने जो पुत्र पुत्री थे राहुल और संघमित्रा को भेजा था, कह सकते विश्व में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु। तो यहाँ पे हमने प्रयागराज जो स्तंभ लेख के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वह देख ली हैं। अब हम देखेंगे लघु स्तंभ लेख के बारे में। लघु स्तंभ लेख के बारे में देखेंगे। इसमें जो पहला जो अभिलेख है हमारा सांची का है, दूसरा है सारनाथ का या बनारस के समय पड़ता है। सारनाथ स्तंभ लेख के बारे में सबसे खासियत क्या है? भारत का जो प्रतीक चिन्ह है अशोक स्तंभ, वह कहाँ से प्रेरित है? वह सारनाथ स्तंभ लेख से प्रेरित है, क्योंकि जो सारनाथ का जो स्तंभ लेख है वहीं पर क्या है, उसके जो शीर्ष पर चतुर्मुखी जो सिंह की जो आकृति है वह सारनाथ स्तंभ लेख पर बनी हुई है, जो कि किसने बनवाया था? जो कि अशोक ने बनवाया था। अशोक ने उसका उपयोग जनता के बीच अपने जनादेशों को या हम कह सकते हैं अपनी उपस्थिति को बनाए रखने के लिए किया था। वही भारत सरकार ने उसे ही प्रतीक चिन्ह के रूप में अपनाया हुआ है। वो इसीलिए सारनाथ का जो स्तंभ लेख है वह महत्वपूर्ण हो जाता है। रुमिन्यदेही का जो अभिलेख है, रुमिन्यदेही का जो अभिलेख है, इसे आर्थिक अभिलेख भी कहते हैं। आर्थिक अभिलेख। जो अशोक के जो अधिकांश जो अभिलेख हैं उनमें हमें किसके बारे में पता चलता है? उनमें हमें अशोक की जो प्रशासनिक जो व्यवस्था थी उसके बारे में पता चलता है। लेकिन जो रुमिन्यदेही का जो अभिलेख है, यह नेपाल के तराई में स्थित है। नेपाल का जो तराई वाला एरिया है वहाँ पर रुमिन्यदेही का अभिलेख स्थित है। इसे आर्थिक अभिलेख कहा जाता है। पूछा जा सकता है एग्जाम में कि निम्नलिखित में से अशोक के किस अभिलेख को आर्थिक अभिलेख के नाम से जाना जाता है? तो वह रुमिन्यदेही का अभिलेख है, क्योंकि इसी अभिलेख में पता चलता है कि महात्मा बुद्ध का जो जन्म था वह लुम्बिनी में हुआ था। अशोक क्या करता है? अशोक जब सत्ता पर बैठता है उसके लगभग 20 वर्ष के बाद वह क्या करता है? लुम्बिनी की यात्रा करता है, और वहीं पर क्या करता है, जो कर की जो दर थी उसे क्या करता है 1/6 से घटाकर 1/8 कर देता है। कर की दर क्या करता है? घटा देता है 1/6 से 1/8। ये याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में। तो कर की जो दर होती है उसे घटाकर क्या कर देता है? 1/6 से 1/8 कर देता है। उसी में यहाँ पता चलता है कि महात्मा बुद्ध का जो जन्म है वह कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। यह उत्कीर्ण है। किसमें उत्कीर्ण है? रुमिन्यदेही जो अभिलेख है, जिसे आर्थिक अभिलेख के नाम से भी जानते हैं। अशोक क्या करता है? अपने सिंहासन के जब गद्दी पर बैठता है तो वह 20वें वर्ष इसकी यात्रा करता है रुमिन्यदेही की। निगलवा का जो अभिलेख है, इसकी क्या खासियत है? अशोक क्या करता है? अपने जीवन के 14वें वर्ष, जीवन के नहीं, जो गद्दी पर बैठता है, गद्दी पर बैठने के 14वें वर्ष वह निगलवा, या जो नेपाल में के तराई में एक क्षेत्र पड़ता है, वहाँ की यात्रा करता है। वहीं पर क्या करता है? कनक मुनि स्तूप का निर्माण कराता है। 14वें वर्ष क्या करता है? वह जब गद्दी पर बैठता है उसके 14वें वर्ष क्या करता है? वह निगलवा की यात्रा करता है, और क्या करता है? वहाँ क्या करता है? कनक मुनि स्तूप का निर्माण कराता है। तो निगलवा जो लघु स्तंभ लेख वह भी इंपॉर्टेंट है। कौशाम्बी का जो यूपी में पड़ता है, कौशाम्बी का जो स्तंभ लेख है वह भी। तो 2 स्तंभ लेख हैं। प्रयागराज का जो स्तंभ लेख है, कौशाम्बी का स्तंभ लेख है, यह रानी कारुबाकी से संबंधित है। फिर हम देखेंगे गुहा लेख के बारे में। जैसा कि कल बताया था कि गुहा लेख का मतलब होता है गुफाओं पर जो भी चीज़ें उत्कीर्ण हैं। जो अशोक ने गुफाओं पर जो संदेश लिखवाए थे या जो अपने कानून या नियम थे जो उत्कीर्ण कराए थे, उन्हें गुहा लेख के नाम से जाना जाता है। तो अशोक ने क्या किया था? अशोक ने आजीवक संप्रदाय को, जैसा कि हमने बताया था कि आजीवक जो संप्रदाय है वह पूरी तरीके से भाग्यवादी है। हालांकि वह ईश्वर में विश्वास नहीं करता है, पर वह यह मानता है कि हर चीज़ पहले से फिक्स है, नियत है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है, कि मनुष्य की जो इच्छा शक्ति है वह उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकती है। तो गुहा लेख है, उससे यह क्या पता चलता है कि अशोक ने जो बराबर की जो पहाड़ियाँ हैं, जो कहाँ पड़ती हैं?
बिहार में पड़ती हैं, दक्षिणी बिहार में गया के समीप पड़ती हैं। तो बराबर की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर 4 गुफाएं थी, वह बनाकर किसे दी थी? 4 गुफाएं आजीवक संप्रदाय को दान में दी थी। कहाँ पर? बराबर की पहाड़ियाँ में। बराबर की पहाड़ियाँ 4 गुफाएं किसे देते हैं? आजीवक संप्रदाय को। तो यहाँ पर हमने देखा है कि अशोक के जितने भी अभिलेख थे उनसे संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वह हमने सब देखे हैं। लगभग एग्ज़ाम में इन्हीं पॉइंटों से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी प्रबल संभावना है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि यह जो चैप्टर है वह अशोक के, हम कह सकते हैं अशोक की दृष्टि से, या हम कह सकते हैं अशोक के जो जो हम कह सकते हैं जो परीक्षा जो दी जाती है उसमें अशोक का जो चैप्टर है वहाँ से काफ़ी ज़्यादा यहाँ इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। तो गुहालेख हमने देख लिए हैं, लघु स्तंभलेख, स्तंभलेख, शिलालेख, लघु शिलालेख सब पढ़ लिया है, बारी बारी से चीज़ें। जो हमारी आगे की क्लास होगी वहाँ पर हम क्या देखेंगे कि जो वृहद शिलालेख है जिसमें 14 पॉइंट लिखे हुए हैं, यह जो 14 पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि पहला वृहद शिलालेख में क्या है, दूसरे वृहद शिलालेख में, तीसरे वृहद शिलालेख में। जैसे कि पहला वृहद शिलालेख में अशोक किसी भी प्रकार को हिंसा को स्वीकार करता है, उसे पूरी तरीके से पाबंदी उन पर लगाता है। तो यह पूछा जाता है कि किस शिलालेख में क्या लिखा हुआ है। तो 14 जो पॉइंट है वह हम सब देखेंगे जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी। और भी हम देखेंगे जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, कॉन्सेप्ट हैं, वह जो हमारी क्लास होगी, अगली जो क्लास होगी उसमें हम देखेंगे। फिर जो उत्तराधिकारी हुए हैं वह देखेंगे। तो कल जो हमारा मौर्य काल है वह समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम कहाँ बढ़ेंगे? मौर्योत्तर काल पर बढ़ेंगे। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वह हमने सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की हुई हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पर हम बेहतर तरीके से चीज़ों को समझेंगे। जय हिंद, जय भारत।